गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आवाज आ रही है आप सभी को। चलिए, बीकू कुमार, चंदन कुमार, अरबाज खान। सर कल भी क्लास होगा ना? नहीं, संडे को टेस्ट होता है। ठीक है, संडे को टेस्ट होगा आपका। जो भी क्लासेस हुआ है उससे जो है आपको सेल से जो है आपका टेस्ट होगा। संडे को टेस्ट होना ही होना है। चलिए, तो ठीक है। कितने देखिए, टेस्ट का जो हमारे यहाँ टाइमिंग ना 12 बजे शुरू होता है दिन में। लेकिन आपके पास 1 बजे का समय हो तो आप 1 बजे दे सकते हैं। 2 बजे का समय हो तो 2 बजे दे सकते हैं। ड्रेसर में आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट भी होगा। तो जो है आपका भी सेल, हम लोगों ने कल बेसिक थ्योरी इसका देखा था, कुछ एमसीक्यू भी देखे थे। और आज हम लोग धड़ाधड़ एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, आज जो है सेल से लगभग लगभग जो है आधा से ज्यादा हमारा एमसीक्यू आज क्लियर हो जाएगा। तो टेस्ट की टाइमिंग के लेकर कोई किसी के पास इशू नहीं होगा। आप अपने हिसाब से 12 बजे के बाद रात 12 बजे तक कभी भी दे सकते हैं। चलिए, तो चलिए हम आज का क्लास को जो है शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग क्लास नहीं देख पाते हैं, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेते हैं। तो आज जो है बिल्कुल हम ना शुरू से शुरू करेंगे और जो है कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो है एमसीक्यू आज कवर हम कर लें। ठीक है, बहुत ज्यादा दिन ये सेल चलेगा नहीं, इसके बाद ये खत्म होगा। फिर हम लोग सेल के बाद से यहाँ पे चलेंगे, टीसू पे चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लास की करते हैं हम शुरुआत। और पहले क्वेश्चंस को आपको जो है अब आपके सामने स्क्रीन पे आएगा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आपको पता है, मुझे भी पता है कि आप सभी को ये क्वेश्चंस पता है। हालांकि शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा है। फटाफट आप सभी बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने शायद कल भी किया था। चलिए फटाफट बताते चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे आज। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा है जी? उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, यानी कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अब जो है सवाल आ जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए सेल ऑफ स्टडी। देखिए, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर जो है यहाँ पे जो है मतलब इसी के अंदर माइट्रोकार्डिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, और इसके सबसे बाहरी आवरण को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो मानव का जो सेल होता है, एनिमल सेल जो होता है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। इसमें गोल्जी से लेकर के तमाम चीजें हर सेल के अंदर होती है। तो कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो वह सेल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टडी ऑफ सेल का क्या बोलेंगे जी? सबको पता है क्या बोलेंगे। देखिए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या बोलेंगे जी? साइटोलॉजी बोलेंगे, याद रखिएगा, साइटोलॉजी बोलेंगे। अब आ जाएगा यहाँ पे स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? बताइए फटाफट, राकेश कुमार बताइए। आपको ना इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम्स में पूछा था इस टर्म को लेकर के, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितने भी टर्म्स हैं वो तो हमने पढ़ा दिए हैं, लेकिन बीच बीच में जब आते रहेगा तो मैं बताते रहूंगा और आप सभी को पता होते रहना चाहिए। तो टिश्यू का अध्ययन को क्या बोलते हैं? रुचि कुमारी, राकेश कुमार, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं जी? स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं जी? हिस्टोलॉजी। हिस्टो प्लस लॉजी, हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ऑर्गन आ गए यहाँ पे। अब आ जाए ऑर्गन का अध्ययन को क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलेंगे जी? अगर जो है ऑर्गन के अध्ययन को होगा तो क्या बोलेंगे? ऑर्गन का अध्ययन को क्या बोलेंगे? कौन बता सकते हैं मुझे? अजीत कुमार, चंदन कुमार बताइए, ऑर्गन के अध्ययन को क्या बोलेंगे? फटाफट मुझे आप लोग बताइएगा, ऑर्गन के अध्ययन को क्या बोलेंगे? बताइए। और देखिए, ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गनोलॉजी बोलेंगे। ठीक है,
जो ऑर्गन का अध्ययन होगा उसको हम ऑर्गेनोलॉजी बोलेंगे, ORGAN हो जाएगा ऑर्गन, इसमें लग जाए ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप समझेंगे कि हमारा सेल है, एक ग्रुप ऑफ सेल से हमारा क्या बना, हमारा टिश्यू बना, और एक ग्रुप ऑफ टिश्यू से हमारा क्या बना, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू से हमारा बन गया क्या जी, ऑर्गन, और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बना, तो एक ग्रुप और ऑर्गन के बाद हमारा जो है आपको सिस्टम बना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो आपने समझ लिया सेल के अध्ययन को, यहाँ पे साइटोलॉजी हो गया, टिश्यू के हो गया हिस्टोलॉजी, ऑर्गन का हो गया ऑर्गेनोलॉजी। अब सिस्टम के अध्ययन को अगर कई बार पूछे थे क्या बोलते हैं, तो सिस्टम अध्ययन को बोलते हैं सिस्टमैटिक एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, सिस्टम जो है सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिस्टमिक एनाटॉमी बोलते हैं, जो सिस्टम का अध्ययन को। क्लियर हो गया ये सब बातें, आगे बढ़ा जाए। देखिए नीतीश जो है आप थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, भर्ती तो आनी ही आनी है, जब ये भर्ती क्लियर हो जाएगी तो आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। इस बात को मैं आज कह रहा हूँ, पुराना बैच में एक ही बात को कई बार रिपीट करता हूँ कि मैंने 15 जनवरी को शुरू करा था, 15 जनवरी को, और भर्ती अप्रैल में आया था। पूरे बिहार में सबसे पहले बैच हमने शुरू किया था, और जो बच्चे पढ़े शुरू से अंत तक मैक्सिमम लोगों ने कवर कर लिया। तो इस बार भी अगर आप आंख मूंद के पिछले बैच की तरह पढ़ते हैं तो आपको भर्ती भी दिखेगी, और जो है तैयारी भी आपकी दिखेगी, और सब कुछ दिखेगा। तो आंख मूंद कर पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। आवाज डबल आ रहा है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है तो आप क्या बताएंगे जी, कह रहा है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। कौन किया था जी, फटाफट बताइए आप लोग, कौन किया था सबसे पहले। जब पूछा जाए कि कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। यहीं पे कई बार क्या कह देता है कि जीवित, कह देता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका की खोज जो है आपको यहाँ पे जो है लेवेनहॉक ने किया था, जीवित कोशिका। और इन्होंने क्या किया जी, मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि कोशिका का जनक कौन होता है, कोशिका की खोज किसने की थी, तो जिंदा या मृत सबसे पहले तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने ही किया था। क्लियर है, ये बातें आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो वीरचो है, इन्होंने जो है कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि जीवित कोशिका का अवलोकन सबसे पहले किसने किया था, तो यहाँ पे किसने किया था जी, एंटोनी वान लेवेनहॉक ने क्या किया था जी, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी थी। जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, तो याद रखिएगा ये जो है एंटोनी वान लेवेनहॉक ने करी थी। और मृत कोशिका की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुक ने करा था। क्लियर है, ये बातें आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और एक न्यूक्लियस की खोज किसने करा था, बताइए बताइए, जो है न्यूक्लियस की खोज किसने करा था। जो हमारा सेल है, सेल के जो बीच में होता है यहाँ पे जो न्यूक्लियस हो रहा है, कह रहा है कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी। सब बताइए आप लोग, फटाफट बताइए कि न्यूक्लियस की खोज किसने करा था। 4 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, बताएंगे सब कोई, न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी। तौफीक आलम बताइए, तौफीक आलम बताइए कि नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी। देखिए आंख मूंद के आप लोग वहीं बताइए, ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को, पढ़िए, उसके बाद बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत सब लोग गलत जवाब दे रहे हैं, ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए बिल्कुल सोनाली गलत जवाब है, टून ने सही जवाब दिया है। नाभिक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करा था। कौन किया था जी, रॉबर्ट ब्राउन ने करा था। ये ध्यान से आप समझिएगा, नहीं समझेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। न्यूक्लियस की खोज किसने करा था, रॉबर्ट ब्राउन ने करा था। ठीक है, ये बात आपको पता होना जरूरी है। स्वान ने तो क्या किया था, सेल थ्योरी दिया था। और यहाँ पे गॉल्जी ने गॉल्जी काय की खोज करी थी। अब यहाँ पे एक आ रहा है रुडॉल्फ विर्चो।
रुडॉल्फ विर्चो ने भी कोशिका सिद्धांत देने में मदद करी थी। तो यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा जी, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की खोज करी थी, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, पूछता है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी थी, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। परमाणु की नाभिक की जब बात आएगा तो यहाँ पे सेल की बात हो रही है, तो सेल की नाभिक की खोज किसने करा था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करा था। जब परमाणु की बात आ जाएगी तो रदरफोर्ड ने करा था। ठीक है, ये भी परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी थी, तो रदरफोर्ड ने करा था। और ऐसे जब पूछ दे न्यूक्लियस नाभिक की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ कोशिका सिद्धांत जो है आपको, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, कोशिका सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। बताइए कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, चंदन कुमार बताइए, चंदन बताइए कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो कोशिका सिद्धांत जो सेल थ्योरी है, इन दोनों ने जो है स्वाइडन और सॉन ने मिलकर के ये जो है आपको सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी किसने दिया था जी, तो यहाँ पे जो है आपको जो है स्वाइडन और सॉन ने मिलकर के आपको जो है कोशिका सेल थ्योरी दिया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ओमनी सेलुलर सिद्धांत किसने दिया था, हु प्रपोज्ड, किसने दिया था इस सिद्धांत को। देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि जो है ना सेल जो है स्वतः नहीं बनता है, स्वतः नहीं बनता है। ये कहता है कि सेल स्वतः नहीं बनता है, सेल जो है एक दूसरे से डिवीजन होकर बनता है। यह सिद्धांत कहता है कि यानी सेल स्वतः अपने आप नहीं बनता है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, यह सिद्धांत कहता है। तो यह सिद्धांत किसने दिया था, बताइए किसने दिया था, किसी को पता है। श्वान के बारे में आपने जानते ही हैं, रॉबर्ट हुक, ये जो आपको थ्योरी इन्होंने दिया, सिद्धांत दिया है। रॉबर्ट हुक के बारे में आपको पता है, रुडॉल्फ विर्चो के बारे में पता है, लीवेनहॉक के बारे में पता है। 6 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, कौन बताएंगे, तो यहाँ पे जो है ये जो सिद्धांत है उन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। किसने दिया था जी, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ठीक है, चलिए कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं, यानी जो है सेल का नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, बताइए। न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया। देखिए हर एक के बारे में आपको पता रहेगा तो जो है आपको बताने में दिक्कत नहीं होगा। आपको पता होगा कि राइबोसोम क्या करता है जी, हमारे प्रोटीन बनाने में मदद करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो जाहिर सी बात है आप इस पे टिक आउट नहीं करेंगे, कहेंगे कंट्रोल तो करेगा नहीं। गोल्जी वाला काम ज्यादातर परिवहन वाला करता है, परिवहन यहाँ से वहां ले जाने वाला काम करता है। लाइसोसोम तो भाई वो डाइजेस्ट कर देता है, वो एक तरीके से आत्महत्या की थैली है, जो जरूरत वाला सामान नहीं उसको बाहर निकाल देता है। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे एक ही बच गया, कौन बच गया जी, न्यूक्लियस बच गया। तो कोशिका का नियंत्रण न्यूक्लियस करता है, नाभिक करता है। ठीक है, बात समझ में आई सबको। चलिए आगे बढ़ा जाएगा, सोनाली कुमारी, चंदन कुमार, राकेश कुमार। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन से कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये तो आपको जो है 5वीं क्लास से पता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। पावर हाउस की बात आएगा तो क्या हो जाएगा जी, हम चाहते हैं कि आप हर एक ऑप्शंस के बारे में जानते रहिएगा, तो आराम से बताइएगा। लाइसोसोम आपको पता हो गया, आत्महत्या की थैली है, ये डाइजेस्ट वाला है, परिवहन वाला हो गया, प्रोटीन वाला हो गया, एक ही तो बचता है यहाँ पे, माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया जी, ये हो गया हमारा पावर हाउस। क्लियर हो गया, यहाँ पे बातें पता चल गई सबको। 8 नंबर क्या हो गया जी, पावर हाउस हो गया, माइट्रोकार्डिया एटीपी जो बना रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, जो हमारा सेल है, सेल के अंदर प्रोटीन बनता है, तो वो प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, बताइए कौन बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बोलिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। अब मुझे लगता है इस तरीके से क्वेश्चंस का जवाब आप आसानी से देंगे। देखिए जितने लोग भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कमेंट्स करते रहिए। हो सकता है कई लोगों को बहुत आसान लगता होगा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम्स में 100 क्वेश्चन जो पूछता है ना बाबू, उसमें 100 में 100 भारी नहीं रहता है।
100 के एग्जाम्स में ऐसा 20 क्वेश्चन जरूर रहेगा जो बिल्कुल इजी रहेगा, ठीक है, जिसको आप बना करके ना होता है कि शुरुआत अच्छा कर सकते हैं। मैच में आप लोग नहीं देख रहे आजकल इंडिया का इस दिन क्या हाल हुआ था। अगर आप जो है शुरुआत सही नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मान लीजिए यही 20 क्वेश्चन में गलती हो गया तो बाद में कहां से आप जो है रन बना पाइएगा। तो शुरुआत के जो ओपनिंग जो है बैट्समैन होते हैं, कहा जाता है कि भाई कुछ तो बना के चले जाओ। तो यही होता है एग्जाम्स में भी कि जो आसान होता है उसको बना लेते हैं ना, तो आपका बेस मजबूत हो जाता है, फिर आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाता है कि भाई हमने तो इतना क्वेश्चन सही कर लिया है, अब आराम से करेंगे। समझ गए? इसलिए देख रहे हैं T20 में सबसे पहले लोग क्या करते हैं, बॉलिंग करना चाहता है। चलिए, बॉलिंग करना चाहता है कि बैटिंग करना चाहता है जी? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ पे देखिए, बताइए क्या हो जाएगा जी? सबको पता है राइबोसोम हो गया, ठीक है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होंगे। लाइसोसोम के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में कौन बताएंगे मुझे? मैंने कल बताया था, बताइए फटाफट। अरबाज बताइए, वैक्यूल्स में क्या होता है? वैक्यूल जो हमारे जो है सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो क्या करता है? कौन बताएंगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वैक्यूल्स क्या करता है? तौफीक तमन्ना खातून बताइए। तौफीक बताएंगे। वाटर स्टोर सत्येंद्र कुमार, बहुत बढ़िया। सत्येंद्र ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वाटर स्टोर में मदद करता है। सेंट्रियोल क्या करता है जी? सेंट्रियोल क्या करता है बताएंगे मुझे? सेंट्रियोल क्या करता है? 9 नंबर में जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, सेंट्रियोल किस में मदद करता है? तो सेंट्रियोल ये जो है सेल डिवीजन में मदद करता है। किसमें मदद करता है जी? सेल डिवीजन में मदद करता है। तो यहाँ पे जो है उत्तर क्या होगा? राइबोसोम ही होगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक है, कह रहा है कि कोशिका में पदार्थों की पैकेजिंग और स्राव, सिक्रेशन का काम, पैकेजिंग का काम, परिवहन का काम कौन करता है? कौन करता है जी? बताइए। चंदन बताइए। चंदन, अंगद कुमार, अंगद, चंदन और राकेश, कुमारी प्रीति बताइए कि कोशिका में पदार्थों की पैकेजिंग और सिक्रेशन का काम कौन करता है? तो गॉल्जी, गॉल्जी करता है जी, बहुत बढ़िया। बाकी आपको ये माइट्रोकार्डिया पावर हाउस है, पावर हाउस है भाई, पावर हाउस है ये। लाइसोसोम तो भाई खतरनाक आदमी है ये, बिल्कुल खतरनाक है ये, समझिएगा, ठीक है। खतरनाक आदमी, आत्महत्या की थैली आप कहेंगे। यहाँ पर राइबोसोम, राइबोसोम भाई प्रोटीन बनाने लगा है, तो यहाँ पे एक ही तो ऑप्शन बच गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, कोशिका में पाचन एंजाइम किस अंगक में पाए जाते हैं? पाचन एंजाइम मतलब कि जो भी काम का नहीं उसको पचा के गला के खत्म कर दो। कौन करता है जी? सेल के अंदर ये वाला काम कौन करता है? हमने आपको बताया था, जो सेल है हमारा, सेल के अंदर जो है सबको कंट्रोल कौन करता है? तो सबको कंट्रोल हमारा न्यूक्लियस करता है। और जो है न्यूक्लियस को सपोर्ट यहाँ पे कौन करता है? जो कहता है कि भाई देखते रहो, काम जो सही से नहीं कर रहा है हमको बताओ, उसका कहानी खत्म करते हैं। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है लाइसोसोम। कौन करता है जी? लाइसोसोम करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका ये सब चीजें क्लियर होती चली जाएगी और सेल मजबूत हो जाएगा तो आपका टिश्यू भी मजबूत होगा, और टिश्यू मजबूत होगा तो आगे सिस्टम भी जो है मजबूत होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाकी के बारे में आपको पता है तो बार बार एक ही बात को हम रिपीट नहीं करेंगे कि राइबोसोम क्या कर रहा है, गोल्जी क्या कर रहा है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ईआर होता है, ईआर कह रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए जो ईआर होता है, ठीक है, जो है प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो उसमें 2 भागों में उसको बांटा गया है। एक होता है हमारा स्मूथ, हमने कल आपको जो पढ़ाया था तो बताया था। एक होता है रफ, दोनों के अलग अलग काम है। तो ये कह रहा है कि स्मूथ के बारे में पूछा है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? कौन बताएंगे इसका उत्तर जी? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? स्मूथ वाला क्या करता है, रफ वाला क्या करता है? ये बातें भी आपको पता होना जरूरी है। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? राकेश कुमार, संजय, मुकेश बताइए, जयकांत बताइए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है? बताइए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा?
देखिए अब कई लोग ध्यान से कल नहीं पढ़े, हमने दो बातें कल बताई थी। स्मूथ जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये जो है वसा का निर्माण करने में मदद करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और इसी से क्वेश्चन आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो जो है रफ वाला जो क्या करता है जी, रफ वाला, यहाँ पे ये तो हो गया, स्मूथ वाला क्या कर दिया, वसा का निर्माण में आपको मदद कर दिया। और वहीं जब रफ वाला पूछेगा तो रफ वाला क्या करता है, रफ वाला आपको प्रोटीन बनाने में मदद करता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे जुड़ा होता है, ये राइबोसोम से जुड़ा होता है। क्लियर हो गया ये बातें, दो बातें आप याद रखेंगे। जब स्मूथ की बात आएगी तो आप याद रखेंगे जो है वह फैट वसा का बना रहा है, और वहीं जब रफ की बात आएगी, जब रफ की बात आएगी तो यहाँ पे आपको राइबोसोम से चिपका होता है, यानी प्रोटीन बनाता है। क्लियर हो गया ये बातें, अगर ये समझ गए तो समझिएगा कि बहुत कुछ समझ गए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बाबू, सोनाली कुमारी, प्रशांत कुमार, बताइए जल्दी बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन है, अंडाणु है, लाल रक्त कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका है, कौन सा है जी, बताइए फटाफट आप लोग बताइए। 14 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे अंडाणु हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हो गया न्यूरॉन, क्या है जी, न्यूरॉन के बारे में बताएंगे। मानव शरीर की क्या है जी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है जी, आपको न्यूरॉन है। आरबीसी, आरबीसी आप एक तरीके से कहेंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको सेल डिवीजन हो रहा है इसमें, आरबीसी में। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है जी, तो अंडाणु हो गया, बहुत अच्छी बात है। लंबी अगर आपसे पूछ दे कि मानव शरीर की लंबी कोशिका कौन सी है, तो आप न्यूरॉन पे टिक आउट करेंगे। किस पे टिक आउट करेंगे जी, न्यूरॉन पे टिक आउट करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे अगर आपसे पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी, सबसे छोटी, तो क्या हो जाएगा, 16 नंबर का उत्तर कौन बता सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी, सबसे छोटी कोशिका क्या होगी, बताइए। सबसे सबसे छोटी स्पर्म हो जाए, क्या हो जाएगा जी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म हो जाएगी। सब सही जवाब दे रहे हैं, मनोज, संजय, तौफीक, बहुत अच्छी बात है, सोनाली। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिव्या कुमारी, साहेब कुमार, साहेब, दीपक, दीपक, प्रशांत, प्रशांत, ठीक है। ये कोशिका का अध अध द्रव भाग क्या कहलाता है, सेमी फ्लूइड पार्ट क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा है 17 नंबर। बताएंगे कोशिका के अंदर जो अर्ध द्रव भाग होता है, यानी जो सेमी फ्लूइड होता है, वह जो है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, मैट्रिक्स हो गया, जो है एस्ट्रोमा हो गया, बताइए क्या बोलते हैं। 17 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। जो कोशिका के अंदर जो है सेमी फ्लूइड भरा होता है, जो सबको सही जगह रखने में मदद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं जी, उसे 17 नंबर क्या बोलते हैं, कौन बताएंगे, उसे हम जो है साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो है साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है सबको, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियो जो है न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं जी, ये प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं जी, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ये बातें आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, अनुवांशिक, डीएनए की बात हो रही है, यानी जो है ना होता है कि कई ऐसी क्वालिटी होती है जो हमारे अंदर होगी तो हमारे बच्चों के अंदर भी जाएगी, यानी बहुत ऐसी क्वालिटी होती है जो हमारे माता पिता के अंदर होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। तो ये कह रहे हैं कि कोशिका में कौन सा, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, बताएंगे आप लोग फटाफट, क्या हो जाएगा इसका उत्तर।
देखिए ये ध्यान समझिएगा, वो जो डीएनए होता है ना वो न्यूक्लियस में ही होता है। तो यहाँ पे दिया गया कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो आप न्यूक्लियस में करेंगे। न्यूक्लियस में ही क्या होता है, डीएनए होता है, और वहीं पे जो है क्या होता है जी, सारा का सारा स्टोर होता है। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस पे आप टिक आउट करेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, न्यूक्लियस पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या है जी, ये पूरा एकदम सेल को कंट्रोल करने वाला है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है, ये पूछा है। सेल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन होता है वह किससे बना होता है, बताइए कौन बताएंगे जी। जो सेल होता है, सेल जो है कह रहा है कि उसमें जो झिल्ली होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर सेल होता है, कह रहे वह किससे बना होता है, लिपिड से एंड प्रोटीन से, डीएनए एंड प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से, आरएनए एंड लिपिड से। क्या हो जाएगा 20 नंबर का उत्तर, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बना होता है, बताइए। अरवाज, दिव्या कुमारी, दिव्या, सोनाली, रोशन, रोशन का भी आ रहा है जवाब, बहुत बढ़िया। किससे बना होता है जी, तो कोशिका झिल्ली जो है आपको लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। तो 20 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए होता नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, बताइए एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। माइट्रोकार्डिया दिया है, राइबोसोम दिया है, गोल्जी दिया गया है, वैकुल्स दिया गया है। अगर आपको ना ओवरऑल सबके बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप आराम से दे देंगे। वैकुल्स आप समझेंगे कि अच्छा पानी वानी स्टोरेज वाला काम करता है, ये तो है भाई परिवहन वाला है, ये तो चलो भाई राइबोसोम प्रोटीन बनाने लगा है। तो ऊर्जा वाला निर्माण आपको माइट्रोकार्डिया में होता है। कहाँ हो गया जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया। कितना आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। 21 नंबर क्लियर हो गया। चलिए अब आ गया माइटोसिस किस प्रकार का कोशिका विभाजन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बताइए कह रहा है कि माइटोसिस जो है किस प्रकार का कोशिका विभाजन है, समसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है, बाइनियर है, या जो है बॉन्डिंग है। बताइए क्या हो जाएगा, जो माइटोसिस है वह जो है आपको कौन सा विभाजन है, समसूत्री है या अर्धसूत्री है, बताइए फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसमें। देखिए जो समसूत्री होता है उसमें एक जो हमारा सेल होता है वैसे ही दूसरा होता है। सम ना होता है, सम मतलब ना एकदम सेम सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सेम सेम हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन बोलते हैं। और एक से जो चार हो जाता है उसे हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस जो होता है वह समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है जी, वह जो है माइटोसिस जो है समसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें आप याद रखेंगे। समसूत्री में क्या हो गया, मान लीजिए जो हमारा लीवर में जो विभाजन हो रहा है, मान लीजिए हमारा घाव कहीं घाव हुआ है और वहां पे सेल जो है डिवीजन करते करते पहले के जैसे हो गया, तो कौन सा हो गया जी, वह आपको जो है समसूत्री विभाजन हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मायोसिस का मुख्य काम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। मायोसिस का मुख्य काम क्या होता है, ग्रोथ कराना, रिपेयर, फॉर्मेशन या फिर एनर्जी प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा जी, मायोसिस का जो है आपको क्या होता है यहाँ बताना है। देखिए मायोसिस मतलब यहाँ पे आप समझेंगे, मायोसिस में क्या होता है जी, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब एक से चार होता है। ये क्या करता है, 23 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, बताएंगे आप लोग फटाफट। तो इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ जो है गारमेंट्स जो है आपको युग्मक का निर्माण होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो है फ्लूइड मॉसिक मॉडल किसने दिया था, मॉसिक मॉडल किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंगर एंड जो है आपको निकोसल जो है निकोलसन ने, वाटसन और क्रीक ने, स्वाइडन और स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने। क्या हो जाएगा, शायद ये इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कल भी देखा था। तो ये हो जाएगा आपको सिंगर और निकोलसन ने आपको जो है फ्लूइड मॉसिक मॉडल दिया था। आगे देखेंगे हम लोग कि अर्ध पारंग में झिल्ली से जल को के संचलन को क्या कहते हैं, जो है आपको मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली के जल संचयन को क्या बोलते हैं। 25 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, कौन बताएंगे, बताइए।
देखिए जो अर्ध पारंगम्य झिल्ली, देखिए यहाँ पे दो चीजें दी गई है, एक दिया गया ओस्मिस दिया गया, एक डिफ्यूजन दिया गया है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, ओस्मिस जो होता है जो है परासरण जो होता है वह पतले घोल से गाढ़े घोल की तरफ जाने को बोलते हैं। तो कह रहा है कि अर्ध पारंगम्य झिल्ली से जल के संचलन को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओसोमिस हो जाएगा, परासरण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका झिल्ली के माध्यम से कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है। तो उच्च से निम्न की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, डिफ्यूजन हो जाएगा। ध्यान से आप समझिएगा, जब ऊंच से जो है आपको नीच की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूजन हो जाएगा। और जब नीच से जो है आप ऊंच की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे परासरण हो जाएगा। ये दोनों है, दोनों को थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रखना पड़ता है कि जब हम नीच से ऊंच में जाएंगे तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाएगा, ऊंच से नीच में आएंगे तो यहाँ पे ओसमिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट। डिफ्यूजन हो गया। ऊर्जा की सहायता से झिल्ली के विरुद्ध पदार्थ का परिवहन क्या कहलाता है। ऊर्जा की सहायता से जो है झिल्ली के विरुद्ध पदार्थ का परिवहन क्या कहलाता है। 27 नंबर बताइए। तो हम जो कहते हैं ऊर्जा की सहायता से झिल्ली के विरुद्ध पदार्थ का परिवहन जो होता है वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। यहाँ पे दिया गया कोशिका यानी सेल साइकिल में डीएनए का प्रतिकृति निर्माण किस चरण में होता है, ये क्वेश्चन दिया गया है। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 28 नंबर। तो ये जो होता है ये होता है आपको जीआई फेज में। जीआई फेज क्या होता है जी, तो ग्रोथ फेज, ग्रोथ क्या होता है जी, ग्रोथ फेज को हम जीआई फेज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एस फेज दिया है। एस फेज मतलब क्या होता है जी, ये सिंथेसिस फेज होता है। क्या होता है जी, आपको सिंथेसिस फेज होता है। फेज मतलब दौर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक G2 फेज दिया गया है। ठीक है, G2 फेज दिया गया है और जो है M फेज दिया गया है। तो कह रहे कोशिका यानी सेल साइकिल में डीएनए का प्रतिकृति निर्माण किस चरण में होता है। बताइए, किसी को पता है जी 28 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, किसी को पता है सेल साइकिल में डीएनए का प्रतिकृति निर्माण किस चरण में होता है। 28 नंबर का उत्तर बताइए आप लोग, जिसको भी पता है आप बता सकते हैं किस फेज में होता है ये। तो यहाँ पे एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में आपको जो है सेल साइकिल में डीएनए का जो है आपको प्रतिकृति निर्माण हो जाता है। अमर कुमार, मुकेश, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। अब आता है माइटोसिस का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है। देखिए इसमें टोटल 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं जी, 4 चरण होते हैं। उसको हम बोलते हैं पीएमएटी, याद रखिएगा इसको। पहले वाले चरण को हम बोलते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं जी, पहले वाले को हम बोलते हैं प्रोफेज। दूसरे वाले को बोलते हैं मेटाफेज। क्या बोलते हैं जी, मेटाफेज। तीसरे वाले को फेज को बोलते हैं एनाफेज। ठीक है, और चौथे वाले को बोलते हैं जो टेलोफेज। तो याद रखिएगा जो माइटोसिस में जो है यहाँ पे कह रहा है माइटोसिस का सबसे लंबा चरण कितने कौन सा होता है। तो इसमें टोटल 4 चरण होते हैं सेल डिवीजन में। तो सबसे ज्यादा और सबसे लंबा जो होता है वह होता है कौन सा होता है, पीएमएटी में सबसे लंबा चरण किसका होता है, कौन बता सकते हैं, बताइए। तो सबसे जो होता है याद रखिएगा, सबसे जो है लंबा होता है आपको प्रोफेज। ठीक है, सबसे जो लंबा होता है कौन सा होता है जी, वह जो है प्रोफेज होता है। 4 होता है याद रखिएगा इसमें। ठीक है, जो है पीएमएटी। किस अंगक में स्वयं का डीएनए पाया जाता है, मतलब जो सेल है, सेल में बहुत सारे अंगक होते हैं। कह रहा तो किस अंगक में जो स्वयं का डीएनए पाया जाता है, लाइसोसोम में, गोल्जी में, राइबोसोम में, या फिर माइट्रोकॉर्डिया में। तो यहाँ पे जो है स्वयं का डीएनए किसमें पाया जाता है जी, तो आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो है क्या होता है जी, स्वयं का डीएनए पाया जाता है। क्लियर है। किस कोशिकांग को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ये तो मुझे नहीं लगता है कि बताने की जो है बात है, सबको पता चल गया इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस की किस कोशिका को सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। चंदन, अंगद कुमार, सोनाली, लाइसोसोम। ठीक है, सत्येंद्र कुमार बिल्कुल सटीक जवाब दे रहे हैं। किस कोशिकांग को सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को बोलते हैं। क्लियर है, ये तो सबको पता है। राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, न्यूक्लियस जो है
आपको यहाँ पे जो है नाभिक वाला है, गोल्जी वाला जो है पैकेजिंग वाला काम कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली की तहों को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को क्या बोला जाता है? कौन बताएंगे? 32 नंबर का उत्तर कौन बता पाएंगे? उसे हम क्या बोलते हैं जी? क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्या बोला जाता है? क्रिस्टे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, ये बताइए। कौन बताएंगे इसका उत्तर क्या होता है? देखिए, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, CO2 हो गया, पानी हो गया, ये सब मिलके तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। और अंततः क्या मिलता है? पौधों को भोजन मिलता है और ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ये कह रहा है कि पौधों में ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, गोल्जी उपकरण में होता है, लाइसोसोम में होता है। देखिए ध्यान से समझेंगे, लाइसोसोम ये नहीं होगा, गोल्जी भी नहीं होगा। आप लोग ध्यान समझेंगे तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो, क्या हो जाएगा जी? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, जो हरे कलर में होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो पौधों में कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है जी? क्लोरोप्लास्ट में होता है। याद रखिएगा ये बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि यदि आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा? ये क्वेश्चंस पूछा गया, यदि आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा? बताइए, कौन बताएंगे? हाइपर, देखिए दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपर, देखिए आप एक हाइपर टेंशन आप समझते हैं, जब बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन बोलते हैं। मतलब बढ़ा हुआ को हम क्या बोलते हैं? हाइपर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है। दूसरा होता है हाइपो। क्या होता है जी? हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है? कम। ठीक है, क्या होता है? हाइपो मतलब क्या होता है? कम होता है। हाइपरटेंशन में बढ़ा हुआ और हाइपो हो गया मतलब कम हुआ है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो कह रहा है ना कि अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में जो है अगर हम रख देते हैं जो है आरबीसी को, तो क्या होगा? बताएंगे आप लोग क्या होगा? ये हाइपर में एक तरीके से समझिएगा, ऐसा घोल जैसे समुद्र का पानी है, उसमें क्या है? बहुत ज्यादा नमक मिला है, पानी से ज्यादा क्या मिला है? नमक मिला है उसमें। तो ये क्या हो गया जी? हाइपरटोनिक हो गया। समुद्र के जो आप जाएंगे तो देखेंगे पानी इतना खारा होगा, मतलब पानी से ज्यादा उसमें नमक मिला हुआ है, तो ये क्या हो गया? हाइपरटोनिक हो गया। और हाइपो में क्या होगा? मान लीजिए पानी है और एक चम्मच उसमें नमक डाल, एक गिलास पानी उसमें आधा चम्मच नमक डाल दिए, तो क्या हो गया? हाइपो हो गया। इसमें जो है जो सॉल्वेंट है ना वो बहुत कम मिला है, और हाइपर में क्या है? वो ज्यादा मिला है। तो कह रहा है कि यदि आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी? तो ये जो है हमारा आरबीसी जो होगा वो उसमें जो है ना पानी बाहर निकलने लगेगा उससे, और जो उसमें फ्लूइड है वो बाहर निकलने लगेगा। इससे आरबीसी क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आरबीसी सिकुड़ जाएगा। ठीक है, क्रीनेशन हो जाएगा, जो है क्या होगा? आरबीसी हमारा सिकुड़ जाएगा। इसको हाइपरटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। और वहीं आरबीसी को जो है आपको हाइपोटोनिक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हाइपोटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा जी? वो फूलेगा, वो बड़ा होगा, फट भी सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? वो फूलता है, फट भी सकता है। तो यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी है, हाइपोटोनिक को लेकर के और हाइपरटोनिक को लेकर के। देखिए, इस बार ड्रेसर के एग्जाम्स में बहुत ऐसे पार्ट्स इसने छुए ही नहीं है। मेरे पास पेपर यहीं रखा रहता है जो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, चाहे पढ़ने वाले हों चाहे पढ़ाने वाले हों, जब आपके पास क्वेश्चंस का लेवल पता चल गया हो, उसको ध्यान में रख करके पढ़ना चाहिए। तो इस बार हमने देखा कि बहुत ऐसे जो है टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, जिसको बीटीएससी ने छुआ नहीं है। तो हो सकता है कि अगले एग्जाम्स में उसको छुए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो अगल बगल के भी जो टॉपिक हैं, जो छूने की संभावना ज्यादा है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो इसने कहा है, जो पूछा है, बस हम वही टॉपिक कवर करेंगे। तो जो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, हाइपर को लेकर के और हाइपो को लेकर के। तो ध्यान से इस बात को समझ लेंगे। ठीक है, चलिए हम इस पेपर को जब भी मेरे पास समय मिलता है, कभी एक आध मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जब मैं बैठता हूं तो आपका पेपर जरूर देख लेता हूं।
ताकि जो है मुझे भी ये बातें क्लियर होती रहे कि आपके एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमने पांचों जो चारों शिफ्ट थे उनके पेपर को प्रिंट करा के रख लिया है। प्रिंटर तो है ही, तो हम जो है उसको रख ही लिए हैं प्रिंट करके ही, ताकि जो है आपको देखते रहें और हमारा भी टारगेट बिल्कुल सेट रहे, और आपका तो सेट होना ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा होता है, यानी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, ये बता, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, गोल्जी में, या फिर वैक्यूल्स में। ये सब आपको स्टोरेज वाला है, ये परिवहन वाला है, ये तो आत्महत्या की थैली हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, प्रोटीन संश्लेषण काम राइबोसोम करता है। कौन करता है चंदन कुमार, राइबोसोम करता है। हीना प्रवीण, आगे बढ़ा जाए। कोशिका में जो है डीएनए से आरएनए बनने की प्रकृति क्या कहलाती है, ये क्वेश्चंस पूछ देता है कई बार एग्जाम्स में कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फटाफट आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 37 नंबर उत्तर क्या होगा, बोलिए। देखिए यहाँ पहला दिया गया है प्रतिकृति, यानी जो है रेप्लिकेशन दिया गया। इसमें क्या होता है, एक तरीके से प्रतिकृति है, यानी समझिए कि डीएनए से डीएनए ही बना, कॉपी हुआ, तो उसको हम ये बोलते हैं कि जो है क्या हो गया जी, प्रतिकृति हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतिलेखन। क्या बोलते हैं जी, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, प्रतिलेखन जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं। हिंदी वाला पे तो ज्यादा ध्यान नहीं जाना, आपको यहाँ पे याद रखना है कि उसे हम बोलते हैं जो है ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्लियर है ये बातें, चलिए। और म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन एक तरीके समझे ना, होता है कि वेरिएंट जो होता है, मान लीजिए डीएनए में बदलाव हो गया, जो है परमानेंटली बदलाव हो गया, तो वो क्या होगा, म्यूटेशन हो गया, ठीक है, स्थायी परिवर्तन। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कौन बताएंगे। 38 नंबर बताइए कि आरएनए से जो है आपको प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, कई बार जो है आपको आरएनए का फुल फॉर्म पूछ देता है, डीएनए का फुल फॉर्म पूछ देता है, सबको पता है ना डीएनए का फुल फॉर्म, बताएंगे कोई, मुझे बताइए आप लोग, डीएनए का फुल फॉर्म अगर आपके एग्जाम से पूछ देगा तो आप क्या बनाएंगे, क्या बताएंगे। जो है डीएनए का फुल फॉर्म किसी को पता है, मनोज कुमार बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए पूछ दे, क्या पता आरएनए पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम से फुल फॉर्म के नाम पे। डीएनए के बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, देखिए डीएनए, डी से क्या होता है, डाइऑक्सी, क्या होता है जी, याद रखिए, डी से क्या होता है जी, डाइऑक्सी होता है, ठीक है। डाइऑक्सी जो है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, उस तरीके से कई बार जो है आपको आरएनए का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो जो है राइबो न्यूक्लिक होता है, राइबो न्यूक्लिक होता है, इसमें क्या होता है जी, राइबो लग जाता है आगे, ठीक है, राइबो। तो ये जो है आपको डीएनए आरएनए कह रहा है कि अब आरएनए से जो है प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए क्या हो जाएगा जी आपको, डीएनए से जो है आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कौन बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो रेप्लिकेशन दिए गए हैं, जो डीएनए से डीएनए बन रहा है। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, जो डीएनए से आरएनए बन रहा है। यहाँ पे आपको उसे हम क्या बोलते हैं, आरएनए से अगर कोई प्रोटीन बन रहा है तो क्या हो जाता है, वो ट्रांसलेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको एक बार देखेंगे लोग, ठीक है। 39 नंबर, ठीक, 39 कह रहे कोशिका का कौन सा अंग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल पशु कोशिकाओं में कौन सा जो अंग पाया जाता है। 39 नंबर बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, फटाफट आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा।
कोशिका का कौन सा अंग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, यानी एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, यहाँ पे जो है प्लांट सेल की बात नहीं हो रही कि प्लांट सेल में जो है आपको नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, जो है आपको कोशिका भित्ति हो गया, बड़ा वैकुल्स हो गया, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? कह रहा है कि कौन सा अंगक जो है केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो बताइए यहाँ पे देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट जो हो गया, क्लोरोप्लास्ट आपको पौधों वाला में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, याद ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा आप लोग, प्लांट्स में पाया जाता है। सेल वाल, सेल क्वेश्चन नहीं समझे, ठीक है। कह रहा है कोशिका कौन सा अंग, जैसे मान लीजिए हमारा सेल है, और सेल में बहुत सारा पार्ट है, जो है माइट्रोकार्डिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तमाम चीजें है उसमें। तो कह रहा है कोशिका का कौन सा अंगक जो है केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। तो आप ध्यान समझिए, क्लोरोप्लास्ट आदमी में पाया जाता है जी, एनिमल सेल यानी ह्यूमन सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है? ये प्लांट्स में होता है, ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा, ये केवल पशु कोशिकाओं की बात हो रहा है, मतलब ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल सब एक ही है। तो कह रहा है कि कोशिका का कौन सा अंगक जो है, कोशिका का जो पार्ट्स जो है वह केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, जो है प्लांट्स में नहीं पाया जाता। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में पाया जाता है। सेल वाल, कोशिका भित्ति ना, जो है ह्यूमन सेल में नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। जो हमारा सेल है ना, वह सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, वो झिल्ली से घिरा होता है, सेल वाल से नहीं होता है। सेल वाल केवल प्लांट्स में पाया जाता है, बहुत मजबूत होता है, ये भी प्लांट्स में पाया जाता है। छोटा जो है वैक्यूल्स जो होता है वो आदमी में पाया जाता है, मतलब एनिमल सेल में पाया जाता है। बड़ा वाला जो होता है वो भी प्लांट्स में पाया जाता है। जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल केवल और केवल जो है आपको एनिमल सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, समझ में आया कि नहीं सबको? बताइए, समझ में नहीं आया क्या? जो है आपको ये जो है आपका सेंट्रियोल जो होता है वो सेल डिवीजन में मदद करता है। यह जो है अमूमन देखा जाता है एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। कह रहे तो की रिकॉर्डिंग क्लास नहीं दिख रहा है सर, आप लोग रमजान, हम लोग का रमजान की वजह से क्लास नहीं कर पाते रिकॉर्डिंग क्लास। देखिए तौफीक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि रिकॉर्डिंग क्लास नहीं दिखे। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार दोबारा आप चेक कीजिएगा, जो है रिकॉर्डिंग क्लास दिखेगा। रिकॉर्डिंग क्लास नहीं दिखेगा तो क्या मतलब है पढ़ाने का? तो रिकॉर्डिंग क्लास तो दिखेगा ही दिखेगा। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। और वहां पे क्या होगा, आप एग्जाम में जब नहीं पढ़ के जाएंगे ना, फटाफट यहाँ पे अच्छा सेल वाला, मारो मारो सेल वाला, निकलो आगे बढ़ो, तो इस तरीके से गलती हो जाती है, ठीक है। तो आप पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बना होता है? पौधों में जो कोशिका भित्ति होता है वो किससे बना होता है? बताइए। पौधों में जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और ध्यान रखिएगा, आदमी में जो है ये कोशिका भित्ति नहीं हो रहा है, आदमी में सेल मेम्ब्रेन होता है। चलिए क्लियर हो गया। कह रहा है किस कोशिका को अंगक और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है? किसको कहा जाता है जी, बताइए। कह रहे किस कोशिका को अंगक और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है? कौन है जी, किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, बताइए किसको कहा जाता है? जो परिवहन वाला काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है, किसको कहाँ जाना है ये बताता है, ठीक है। आपको जो है ये किसको कहाँ भेजना है, कहाँ जाना है, ये कौन बताता है? तो गॉल्जी बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन का मुख्य कार्य कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर। बताइए कि कोशिका के अंदर जो है पदार्थों का परिवहन, ये वाला जो है ना गोल्जी जो है, ये जो है आपको एक सेल से दूसरे सेल से में ट्रांसफर करने का काम करता है। लेकिन जो है अंदर ही अंदर जो है कोशिका के अंदर ही पदार्थों के परिवहन का काम कौन करता है? तो वो ईआर करता है। कौन करता है जी? आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है जी? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो है अंदर 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 करता है। तो एग्जाम्स में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जब बाहर की बात आएगी, एक सेल से दूसरे सेल में जाने की बात आ रही है, तो वहां पे आपको गोल्जी आ रहा है, गोल्जी भाई आ रहा है।
और जब अंदर अंदर बात आएगी तो बड़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर को 2 भागों में बांटा गया, स्मूथ है, हार्ड है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। कोशिका विभाजन मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं जी? तो 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक होगा माइटोसिस हो जाता है, एक होता है माइटोसिस, 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 ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है जी? माइटोसिस। और दूसरा क्या हो जाता है तरीका? जो है मियोसिस हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, ठीक है, मियोसिस हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? ये 2 बातें आप पता रखिएगा। ये जो माइटोसिस क्या है जी? ये समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन है। कई बार पूछ देता है तो क्या है जी? ये माइटोसिस समसूत्री विभाजन है, समसूत्री है। और मियोसिस जो है वो समसूत्री नहीं है, ये अर्धसूत्री है। क्या है जी? अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है। तो ये बातें हो गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। करे कोशिका में जल के संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है? जल के संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है जी? 44 बताइए, कौन कौन करता है मदद जी? कौन बताएंगे कि कोशिका में यानी जो सेल है हमारा, उसमें जल का संतुलन बनाए रखने वाला काम कौन करता है? कौन करता है? वैकुल्स ही तो करेगा भाई। कौन करेगा जी? वैकुल्स करेगा। 44 नंबर में कौन करेगा जी? वैकुल्स करेगा। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट्स नहीं होगा चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस में। कोशिका में एटीपी का पूर्ण रूप क्या है बताइए? यानी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दे एटीपी का फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा बताइएगा? कोशिका में एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एंडोनोसिस जो है ट्राइफॉस्फेट है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है, जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, जो है एडेनिन जो है डाइफॉस्फेट है। क्या हो जाएगा जी? एटीपी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ देता है 45 नंबर में क्या हो जाएगा जी? याद रखिएगा एडोसिन जो है ट्राइफॉस्फेट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कोशिका में जी किस प्रक्रिया में कोशिका बाहर के कणों को अंदर लेती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रक्रिया में कोशिका जो है बाहर के कणों को अंदर लेती है? बताइए क्या हो जाएगा? 46 नंबर किसमें लेती है जी भाई? तो याद रखिएगा किस प्रक्रिया में कोशिका बाहर के कणों को जब अंदर लेती है उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं जी? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और जब क्या होता है? जब कोशिका अंदर के जो है कणों को बाहर भेजती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये 2 वर्ड है जो आपको याद रखने होंगे, आपके लिए है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बातें है यहाँ पे कि अगर जो है सेल जो है बाहर के कणों को अंदर लेती है उसे हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। अगर वही पूछ दे कोशिका पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो होता है एक्सोसाइटोसिस। ये 2 बातें आपको याद रखना है, याद रखना इंडो याद रखना है और जो एक्सो याद रखना है। इस तरीके से अगर आप याद रखते हैं तो आपका जो है काम क्या हो जाएगा? सही से निकल जाएगा। क्लियर हो गया कि किस कोशिका किस प्रक्रिया की कोशिकाओं में जो है आपको जो है कणों को अंदर लेती है तो उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और जब बाहर निकलता है तो उसे एक्सो। समझ रहे? इससे थोड़ा सा आप इन देख रहे हैं, आप इंडो, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझेंगे। इंडो यानी इन इन हो रहा है, इन समझ रहे हैं? तो इंडोसाइटोसिस। और जब बाहर निकल रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी सब चीजें सेट हो जाती है। कोशिका झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका झिल्ली जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है। देखिए जो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है आपको पता है कि जो जरूरत का सामान होता है उसी को आने देता है, सबको नहीं आने देता है अंदर सेल के अंदर। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को आना है तो उसको आने देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने देना है तो जाने देगा, सबको थोड़े ले लेता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटेक्शन का जो काम करता है, इसका एक और नाम है। क्या नाम है जी? तो उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम है, याद रखिएगा आप लोग। आगे कह रहा है कि जो कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली मुख्यतः क्या काम करता है? तो कोशिका झिल्ली करता क्या है कि पदार्थ के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। कंट्रोल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट सब्सटेंस, मतलब किसको अंदर आने देना है किसको नहीं आने देना है, ये काम कौन करता है जी? सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, कौन करता है जी? सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन के संशोधन और परिवहन में सहायता करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि कौन सा जो है कोशिकांग है यानी जो है
सेल के अंदर वो कौन सा जो है पार्ट है जो कि प्रोटीन के संशोधन और परिवहन में सहायता करता है? 50 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? कौन बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा? 50 नंबर का फटाफट बताइए आप लोग। रुचि कुमारी बताइए क्या हो जाएगा जी? रुचि। तो ये जो है आपको परिवहन वाला काम कौन करता है? तो गोल्जी करता है। ठीक है, यहाँ पे किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है जी? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है जी? क्लोरोप्लास्ट में जो है आपको पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोशिका का कौन सा भाग ऊर्जा के भंडारण और आपूर्ति में सहायक होता है? तो ऊर्जा के भंडारण की जब बात आएगी तो पावर हाउस कौन हो जाता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। कोशिका के अंदर पदार्थों का संचालन किसके माध्यम से होता है? कोशिका के अंदर की बात हो रही है भाई, ध्यान से आप समझेंगे। कोशिका के बाहर की बात होगी तो हम आपको गोल्जी पे तो टिक आउट करवा देंगे, लेकिन जब अंदर अंदर की बात होगी तो क्या होगा? अमर कुमार बताइए, जब अंदर की बात हो रही है, सेल के अंदर के परिवहन की बात हो रही है तो क्या होगा? सोनाली, सोनाली, रूबी, सतेंद्र, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा जी? जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। इसमें भी दो होता है, आपको पता है। एक जो है आपको वासा बना रहा है, एक प्रोटीन बना रहा है, एक स्मूथ होता है, हार्ड होता है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी दो भागों में बांटा गया है। तो फिलहाल आप यहाँ पे ईआर पे टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। और एक कोशिका के अंदर पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचनाओं को क्या बोलते हैं? सेल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, बहुत सारे जो है उनको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया 54 नंबर की। कोशिका के अंदर जो है आपको मान लीजिए न्यूक्लियस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी हो गया, ईआर हो गया, तो इन सबको क्या बोलते हैं? सेल तो है भाई, सेल तो है। सेल के अंदर भी तो छोटा छोटा सेल, एक तरीके से आप कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको? बताइए क्या बोलेंगे? सेल के अंदर ही बहुत सारे घर हो गया। ठीक है, मान लीजिए अपना घर है, घर के अंदर क्या है जी? घर के अंदर कमरा है, वॉशरूम है, ठीक है, किचन है, सब तो है ना, सब क्या है जी? घर के अंदर ही आ रहा है। तो सब थोड़ा कि सबको हम घर ही बोलेंगे, ये भी हमारा घर है, ये भी हमारा घर है, ये भी हमारा घर है, जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं हमारा डाइनिंग रूम है, ये भी घर है, ऐसा तो है नहीं। तो कह रहा है कि चलो भाई इसको तो हम घर बोल रहे हो, अंदर वाला को क्या बोलोगे? अंदर वाला जो है तो सबका अलग अलग नाम है। इसने क्या कहा है? नाम तो है ही अलग अलग, सबको क्या बोलेंगे ओवरऑल? तो इस सबको बोलता है जो है ऑर्गेन, यानी जो कोशिकांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? कोशिकांग बोला जाता है। ठीक है, टीसू नहीं बोला जाता है भाई। टीसू कैसे बोलिएगा? एक ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? बहुत सारा जो है, अगर आप सेल है ना, इसका एक ही तरीके का बहुत सारा सेल का जब ग्रुप बनेगा तो टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, ये नहीं कि जो है टिश्यू जो है इसी का अंदर जो है सेल के अंदर ही बहुत सारा है, उसी को हम टिश्यू बोल देंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गई? ये बातें समझ में आ गई? समझ में आया कि नहीं आया? बताइए फटाफट आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, आया है समझ में? चलिए, नहीं आया समझ में क्या? ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसी को जल्दी तो नहीं है ना? अभी 10-15 मिनट का समय है ना आप लोगों के पास? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग कह रहे हैं किस कोशिकांग को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है? ठीक है, ब्रेन किसे कहा जाता है? किस कोशिकांग को? कोशिकांग आपके दिमाग में आ गया कि अच्छा ये सेल के अंदर वाला जो अलग अलग जो पार्ट है हमारा, माइट्रोकार्डिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी, न्यूक्लियस, इसको हम कोशिकांग बोलते हैं। कह रहा है किस कोशिकांग को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है? ब्रेन कौन होता है भाई? ब्रेन कौन सा होता है बताइए? ब्रेन कौन सा होता है? न्यूक्लियस क्या होता है जी? ब्रेन होता है इसका। ठीक है, चलिए, कोशिकांग में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, वेयर इज क्रोमोसोम फाउंड इन द सेल? तो सेल के अंदर ही क्या होता है जी? आपको न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर ही आपको जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो मुझे लग रहा है कि अब कोई भी अगर यहाँ पे पढ़ रहा है और उसको प्रोटीन की बात हो रही है और उनको अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं पता है, तो आप जरूर ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। ये बहुत अब बेसिक सवाल हो गया कि प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन प्रोटीन, तब से हम चिल्ला रहे हैं। क्या हो जाएगा जी? वो राइबोसोम हो जाएगा।
राइबोसोम क्या हो गया जी, प्रोटीन बनाने का काम करता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री से कहा गया है। यहाँ पे वैक्यूल्स जो हो गया पानी स्टोरेज कर रहा है, लाइसोसोम भाई आत्महत्या की थैली कह लीजिए, इसको जो है एक तरीके से पाचन कह लीजिए, ठीक है, जो कहिए कहिए इस खत्म करने वाला काम करता है। गोल्जी तो भाई पैकेजिंग सिक्रेशंस, यहाँ से वहां जाने वाला जो है ट्रैफिक जो है सब कुछ यही देखता है, गोल्जी देख लेता है, यहाँ पर राइबोसोम ही हो जाएगा। आगे देखें, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की परागम्यता दिखाती है, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, बताइए। एक दिया गया चयनात्मक पारंगम्यता, पूर्ण पारंगम्यता, अपारंगम्यता, नियमित पारंगम्यता, ये क्या होता है भाई? देखिए कह रहा है कोशिका झिल्ली यानी जो हमारा सेल है, मतलब हमने अभी आपको जो बताया कि हमारा जो सेल के अंदर बहुत सारे जो है कोशिकांग है, क्या है जी, बहुत सारे कोशिकांग है, उनके बाहर से कोशिका झिल्ली लगी हुई है। तो कह रहा है कि वो झिल्ली कैसी है, किस प्रकार की है? तो पहला दिया गया चयन पारंगम्यता। चयन पारंगम्यता मतलब क्या होता है कि चयनात्मक पारंगम्यता, चयनात्मक मतलब है ना, चयन करता है ये भाई, चयन करता है, सेलेक्ट करता है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, उसी को हम बोलते हैं चयनात्मक पारंगम्यता। तो हमारी कोशिका झिल्ली क्या ऐसे ही होती है? तो हाँ जी, कोशिका झिल्ली हमारी ऐसे ही होती है, वह चयन पारंगम्यता वाली होती है, मतलब कि जिसको आने देना है उसी को आने देता है। जैसे पता है आपको ऑक्सीजन को लेना जरूरी है, तो ऑक्सीजन को ले लेता है। कोई टॉक्सिक है तो टॉक्सिन को नहीं लेगा, तो क्या हो गया, ये चयनात्मक पारंगम्यता हो जाएगा। तो हमारा कोशिका झिल्ली क्या है जी, वह चयनात्मक पारंगम्यता है। अब एक कहाँ आता है, पूर्ण पारंगम्यता, ये क्या होता है जी? तो पूर्ण पारंगम्यता मतलब होता है कि आते जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जिसको जाना है चले जाओ, कोई रोक टोक वाली बात नहीं है, ये हमारा लॉज है। समझ गया आप लोग ना? होता है कि लॉज में अरे भाई कोई आया कोई गया, तो ये जो है ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो जाएगा तो इनबैलेंस हो जाएगा, सब चीज मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं पूर्ण पारंगम्यता, जो कि हमारे कोशिका झिल्ली का जो है क्या है, क्वालिटी नहीं है। एक आता है अपारंगम्यता, मतलब किसी को नहीं आने देना है, किसी को नहीं आने जाने देना है, जो जहां है भाई वहीं रहो, उसे हम क्या बोलेंगे, अपारंगम्यता बोलेंगे। अनियमित पारंगम्यता क्या होता है, मतलब एक तरीके से नियमित है कि भाई नियमित, अनियमित पारंगम्यता होती है, ठीक है, एकदम नियंत्रित, रेंडमली यहाँ पर दिया गया, रेंडम मतलब कि जो है एक तरीके से कहेंगे कि आप नियंत्रित और नियमित तरीके से कोई आ रहा है जा रहा है, तो ये नहीं होगा। चयनात्मक पारंगम्यता जो होता है आपको कोशिका झिल्ली का, ये होता है, क्या होता है, क्वालिटी होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कौन सी कोशिकांग मुख्यतः पौधों की कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा जो है कोशिका, देखिए सवाल वही है, बस घुमाया गया है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपको पौधों की यानी प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे आपको एनिमल सेल में पाया जाता है, मतलब मानव सेल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेल वाल का मुख्य काम क्या होता है? देखिए सेल वाल जो होता है, सेल वाल का मुख्य काम क्या होता है, कौन बताएंगे मुझे? सेल वाल का मुख्य काम क्या होता है? चलिए, सेल वाल का मुख्य काम क्या होता है? सब कोई बताएंगे? ऐसे कोई एक आदमी अगर जो इस तरीके से करेगा तो कैसे काम होगा? सब कोई बताइए कि सेल वाल का काम क्या होता है। चलिए ठीक है, सब कोई सही जवाब दे रहे हैं कि प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट करता है, बहुत अच्छी बात है। सेल मेम्ब्रेन भी हमारा यही करता है। तो ये कई बार पूछता है कि सेल वाल किससे बना होता है जी? कौन बता देंगे हमको कि सेल वाल किससे बना होता है? कौन बताएंगे कि सेल वाल किससे बना होता है? फटाफट आप लोग बताएंगे मुझे, सेल वाल किससे बना होता है, बताइए। चलिए बता दीजिए एक बार, राकेश कुमार, सोनाली, सोनाली बताइए फटाफट, आगे बढ़े हम। सेल वाल किससे बना होता है? चलिए किससे बना होता है जी सेल वाल? देखिए सेलुलोज से, हाँ बिल्कुल, सेलुलोज से जो है हमारा सेल वाल बना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। किस कोशिकांग को कोशिका का स्टोरेज कहा जाता है? स्टोरेज किसे कहा जाता है? स्टोरेज वाला काम कौन करता है? गोल्जी, राइबोसोम, वैक्यूल्स, कौन स्टोरेज वाला काम करता है जी? 61 नंबर बताइए, स्टोरेज वाला काम वैक्यूल्स करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे कोशिका का वह भाग जो कोशिका को आकार देता है क्या कहलाता है? ध्यान सब समझिएगा। जैसे हमारा शरीर है,
इस शरीर का जो है आकार कौन देता है? तो हमारा स्केलेटन सिस्टम देता है। स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या आ गया? जैसे हमारा जो बोन है, बोन क्या कर रहा है? वही तो आकार दिया है। मांसपेशी तो बस सपोर्ट कर रही है, लेकिन आकार जो है कौन दिया भाई? आकार देने वाला काम कौन किया है? तो ये आकार देने वाला काम कौन किया है? तो ये किया है कौन? स्केलेटन। स्केलेटन ही तो है, नहीं तो नहीं रहता हमारा हाथ, बिना हड्डी का हमारा हाथ चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो कह रहा है कोशिका को भी आकार देने का काम करता है। तो जो है कोशिका का स्केलेटन, उसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं जी? साइटोस्केलेटन बोला जाता है, जो कोशिका को आकार देता है। ठीक है। नहीं देगा आकार तो सब कैसे रह पाएगा? चलिए चलिए, बहुत अच्छा। कोशिका के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता है कि जो है कोशिका के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? देखिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। आप देखेंगे 65% के आसपास हमारे जो सेल होता है उसमें ऑक्सीजन होता है। उसके बाद 18% के आसपास इसमें कार्बन भी मिलता है। 10% के प्लस आपको हाइड्रोजन वगैरह भी मिल जाता है। नाइट्रोजन भी आपको अप्रोक्स 3% के आसपास मिल जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक है, ये बातें आपको पता हो, नाइट्रोजन आपको इतना मिल जाता है। यहाँ पे जो है आपको कहेंगे हाइड्रोजन जो है आपको यहाँ मिल जाता है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो आपको कार्बन मिल गया, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोशिका में डीएनए की संरचना किसने बताई थी? किसने जो है डीएनए की संरचना के बारे में खोज करी थी सबसे पहले? किसने बताया था? तो याद रखिए, वाटसन एंड क्रिक ने जो है इस बात की पुष्टि करी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में कोशिका अपना आकार बढ़ाती है? किस प्रक्रिया में जो कोशिका अपना आकार बढ़ाती है? दो क्वेश्चन यहाँ से समझ में आता है। एक में होता है किसमें जो है जो है कोशिका की, कोशिका कोशिका बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? किस प्रक्रिया में कोशिका अपना आकार बढ़ाती है? देखिए, एक होता है 65 नंबर को, कोशिका का संख्या। कोशिका का संख्या, संख्या किस में बढ़ता है? किस में बढ़ता है? ठीक है, बढ़ता है जब पूछेगा, जब बढ़ता है पूछेगा तो आप क्या करेंगे जी? सेल डिवीजन पे टिक आउट करेंगे भाई। लेकिन जब आकार बढ़ने की बात आएगी तो सेल ग्रोथ पे टिक आउट करेंगे। इस बात को आप ध्यान देंगे। जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेल, दो सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे बढ़ते चला जाता है। मतलब यहाँ पे संख्या में परिवर्तन होता है, संख्या बढ़ता है, आकार नहीं बढ़ता है। लेकिन जब आकार की बात हो रही है तो आकार में यहाँ पे आप क्या करेंगे जी? सेल ग्रोथ पे टिक आउट करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। संख्या दे देगा तो सेल डिवीजन हो जाएगा, और आकार दे देगा तो सेल ग्रोथ हो जाएगा। संगीता, सोनाली, बहुत अच्छी बात है। कोशिका में राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि राइबोसोम है, राइबोसोम में का जो है आपको कोशिका में राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? देखिएगा, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जी? न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और उस न्यूक्लियोलस में जो है राइबोसोम का निर्माण होता है। ये बातें भी आपको ध्यान से समझना है। कोशिका में राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और उस न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे फटाफट। ठीक है, कि कोशिका में आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए कहाँ पाया जाता है? बताइए 67 नंबर, जो आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए भी हमारा नाभिक और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। कि कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें गुणसूत्र संख्या समान रहती है, क्या कहलाता है? तो दो चीजें आपको हमने बताई थी। तो जिसमें जो है एक तरीके से कहेंगे समसूत्री विभाजन कौन सा होता है जी? अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे, और समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन कौन हो गया? यहाँ पे कह रहा है कोशिका विभाजन को वह प्रकार जिसमें गुणसूत्र संख्या समान रहती है। 68 नंबर, तो क्या हो जाएगा? उसको हम क्या बोलते हैं? 68 बताइए फटाफट, आप लोग क्या बोलेंगे उसको? आप लोग
चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, माइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। और जो है आपको इसमें गुणसूत्र की संख्या समान होती है, समान ही होती है, 46 ही होते हैं। लेकिन जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, इसमें जो है आपको यहाँ पे क्या हो जाता है जी, आपको यहाँ पे क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह आधी हो जाती है, इसमें क्या हो जाता है जी, आधी हो जाता है, ठीक है। तो अरे कोशिका विभाजन में वह प्रकार जिसमें गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं जी, तो अभी हमने आपको बताया कि जो है जिसमें समान होती है उसको हम माइटोसिस बोलते हैं, और जिसमें क्या गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है उसको हम जो है मियोसिस बोलते हैं। ये भी क्लियर है। कोशिका में अनुवांशिक सूचना का वाहक कौन होता है, यानी जो है आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अनुवांशिक सूचना का वाहक कौन होता है। यानी अनुवांशिक क्या होता है जी, कि जो है जो हमारे कई ऐसी जो बीमारियां होती है या फिर कई ऐसी जो है आपको चीजें होती है, कई ऐसी बनावटें होती है जो हमारे मम्मी पापा में होती है और हमारे अंदर आ जाता है, वो अनुवांशिक जो है यह जो सूचना का वाहक कौन होता है, इसको कौन लेके आता है, तो इसको लेके आता है डीएनए। डीएनए किस कोशिकांग को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है जी, कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। न्यूक्लियस क्या करता है जी, कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोशिका में पाई जाने वाली अनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है, तो देखिए कोशिका में पाई जाने वाली अनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है, 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक तरीके से समझेंगे ना, जीन जो है ना डीएनए का ही छोटा भाग होता है, ठीक है। जीन जो है जीन जो है डीएनए का ही छोटा भाग होता है। तो कोशिका में पाए जाने वाली अनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है, तो उसे हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, जीन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं के बीच जो है जुड़ाव को क्या बोलते हैं, यानी दो सेल जहां पे ज्वाइंट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेल जंक्शन बोलते हैं ना। स्टेशन जहां पे जो है स्टेशन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कई जो है जहां से ट्रेन खुलती है उसको हम जंक्शन बोलते हैं, और जहां पे ट्रेन केवल आके रुकती है और फिर चली जाती है उसको हम स्टेशन बोलते हैं। ये दो चीजें होती है, जैसे आपने रेलवे में आप गए होंगे तो कई जगह जंक्शन लिखा रहता है, कई जगह स्टेशन लिखा रहता है। स्टेशन का मतलब होता है ना वहां से कोई ट्रेन खुलती नहीं है, बस क्या होती है जी, वहां पे आके रुकी और चल गई, वह क्या हो गया, स्टेशन हो गया। और जंक्शन क्या होता है जी, कि कोई ट्रेन आई और वहीं रुक गई, आगे वहां से नहीं गई, वह जंक्शन हो गया। कोई ट्रेन वहीं से बन करके खुल रही है, मतलब शुरुआती वहीं से हो रहा है, वह जंक्शन हो गया। तो ये कह रहा है कि कोशिकाओं के बीच जुड़ाव को हम क्या बोलते हैं, तो सेल जंक्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि पुरुष में सेक्स गुणसूत्र कौन से होते हैं, तो पुरुष में कौन सा होता है जी, एक्स वाई होता है, सबको पता है। पुरुष में क्या होता है जी, एक्स वाई होता है। क्या होता है जी, एक्स वाई होता है। अगर वहीं जो है आपको महिला की जब बात आएगी तो महिला में क्या होता है जी, एक्स एक्स होता है। फीमेल में क्या होता है जी, आपको एक्स एक्स होता है। और मेल में क्या होता है जी, आपको एक्स वाई होता है। ये भी बातें आपको पता होगी, सबको पता है, कल हमने बताया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे हैं गुणसूत्र के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं, बताइए। 75 नंबर कह रहा है कि गुणसूत्र के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं, कौन बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, 75 नंबर का बताइए। गुणसूत्र के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं, तो उसको हम अंतिम भाग को बोलते हैं टेलोमियर। टेलोमियर थोड़ा सा नाम से टेल मतलब पिछला भाग हो गया, सबसे अंतिम भाग होगा टेलोमियर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। कोशिश हमारी रहेगी कि सेल से और थोड़ा सा और इससे हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग कवर कराएंगे, फिर हम लोग सेल खत्म करेंगे, फिर टीसू की तरफ बढ़ेंगे। सबको समझ में आ रहा है, जो है जो पीडीएफ अपलोड होता है उसको भी एक बार देखा कीजिए, आप कॉपी में लिखा कीजिए। कॉपी में कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि देखिए ऐसे लिखिए कि यहाँ पर ऐसे लिखे गुण सूत्र के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं, अंतिम भाग, ठीक है, को क्या बोलते हैं, ऐसा लिख करके आप आंसर लिखिए। जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शंस लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आप नोट्स बनाइएगा तो जो है थोड़ा सा सही रहेगा। ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप वन लाइनर में आप लिखिए और जो है लिखते रहिएगा। तो ये एक तरीके से आपका ना होता है कि जो है ये स्टोरेज होगा जो आपको एग्जाम्स के समय बड़ी काम आएगा। ठीक है, और आवाज खान आ जाएगा समझ में, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, अभी बहुत कुछ तो हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा ही आपको लिखना है और ये काम आएगा, बड़ी काम आएगा। कब आएगा, एग्जाम्स के समय, क्योंकि हर चीज रिपीट हो नहीं सकता है, तो इसलिए आप लोग लिखते चलिएगा तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। वो पीडीएफ में ही रह जाता है, वो हमारे दिमाग में नहीं आता है। मोबाइल ऐसा चीज है कि कई बार खुलता है, नहीं खुलता है, ये है वो है,
लेकिन अब जब एक बार कॉपी में आप लिखे रहिएगा ना तो फटाक से एक बार पलटिएगा, कई क्वेश्चन सामने दिख जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब जो है आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो कल 12 बजे से होगा, उस टेस्ट को देना बिल्कुल नहीं भूलना है। वो आपको जो हमने सेल पढ़ाया है, सेल से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।